put the heading, following are the three aspects. Following are the three aspects of the Montesquieu theory. Montesquieu theory of separation of power. पहला एस्पेक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट हैज थ्री फंक्शंस. हर गवर्नमेंट के पास तीन फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन क्या है? टू मेक लॉज, मेकिंग लॉज. Along with making laws, to execute public affairs which represent the general will of the people. It means to implement such law. Executing the second function is executing public welfare, embodying जनरल विल ऑफ द पीपल, यानी लोगों के विल को एक्सिक्यूट कराना यानी इंप्लीमेंट कराना सच रूल्स को विच आर बीइंग इनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर. एम्बॉडिंग जनरल विल ऑफ द पब्लिक. और साथ ही साथ एडजुडिकेट करना ऑन क्राइम्स, और वेल एज क्राइम के साथ साथ एडजुडिकेट करना ऑन इंडिविजुअल केसेस. इट मीन्स इट इज अबाउट जुडिशियल फंक्शन, एडजुडिकेशन ऑन क्राइम और इंडिविजुअल केसेस. तो अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू हर गवर्नमेंट का तीन फंक्शन होता है. इट इज टू मेक लॉज, यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं. इट इज टू बी एक्सिक्यूटिंग पब्लिक अफेयर्स रिप्रेजेंटिंग द जनरल विल ऑफ द पीपल. इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सिक्यूटिव फंक्शन. एडजुडिकेट करना क्राइम पे या इंडिविजुअल मैटर्स पे. इट इज अबाउट जुडिशियल फंक्शन. तो इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल कैन ओनली बी अचीव्ड जब हम सेपरेशन करेंगे बिटवीन ऑल थ्री फंक्शन, ऑल थ्री पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग टू हिम लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल can be achieved if they strictly follow separation of power and his theory is such जो सबसे ज्यादा emphasis देती है on the liberty of the citizens. Montesquieu theory has the emphasis, सबसे ज्यादा emphasis he put on liberty of the individual, be it the political as well as natural, liberty of citizens. और सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया है लोगों की लिबर्टी पे, जिसे हम अचीव कर सकते हैं ओनली थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर. दिस इज वन ऑफ हिज एस्पेक्ट. और इसने बताया भी है कि अगर हम मर्जर करें पावर का तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस. लेट मी टेल यू. ही हैज एक्सप्लेन्ड natural liberty of the person, political as well as natural liberty of the citizens. He has explained कि अगर हम मर्जर करें, मर्जर मतलब मिक्स करें पावर को, तो what
ill consequence will be there. He said that if merger of power is there, then following ill consequence will follow. आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, है ना? ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है, है? हाँ यस, हाँ हाँ यस यस, इट्स गुड ना। और ये इजी सब्जेक्ट है, इट इज नॉट द टफ सब्जेक्ट, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, है ना? बस वो है कि हम एक जगह करेक्ट करके पढ़ते नहीं है, तो वी माइट गेट कंफ्यूज समटाइम, बट इसमें कोई जार्गन इन्वॉल्व नहीं है, इट इज नॉट द सच सब्जेक्ट। और आपने टफ सब्जेक्ट शायद सब पढ़ लिया है। बीएनएस इज टॉट इन दिस बैच, अभी नहीं पढ़ा? ओके, बीएनएस इज दैट इज ओवर। बीएनएस पढ़ लिया? ओके, बीएनएस नहीं पढ़ा है, बीएनएस पढ़ लिया है तो सबसे सारा कॉन्सेप्ट वहीं पे इन्वॉल्व है। बीएसए ऑल्सो यू हैव रेड, वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड। बीएनएस बस लेंदी है, वहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल थिंग्स आर नॉट देयर, वो आप पढ़ ही लोगे। तो जो और लेंदी सीपीसी इज बीइंग कंप्लीटेड, सीपीसी नहीं हुआ है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन वो ओके, तो आप हु सेड सो, टफ कुछ भी नहीं है, बस हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमें टफ लगता है, दैट इज रियलिटी। टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो नहीं पढ़ोगे वो आप टफ लगेगा, ईमान। हाँ इट इज, हाँ, और इट इज वेरी सिंपल, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब इट इज वेरी क्लियर कि सेट ऑफ क्या है, काउंटर क्लेम क्या है, रेस जुडिकेटा क्या है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या है ना? बस हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? ऑर्डर में, रूल्स में, सब रूल्स में। लेकिन ना सारे ऑर्डर्स पढ़ने हैं, ना सारे रूल्स पढ़ने हैं, ना सारे सब रूल्स पढ़ने हैं। शुरुआती में यू हैव टू रीड ऑल रूल्स एंड सब रूल्स, बाद में तो एकदम क्लिस्टर क्लियर होता है। किसी किसी में तो केवल ऑर्डर नंबर ही पढ़ना है कि किसमें क्या दिया है, दे आस्क यू इन द एग्जाम। तो हाँ लेंदी है बट इट इज नॉट टफ, जो नहीं पढ़ा होता है इसलिए वो लगता है कि। बच्चे अगर आप चाहो तो यू कैन टेक टकवानी का बुक, टकवानी इज अ गुड बुक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यू कैन बाय दैट, है ना? ठीक है, टकवानी, दैट यू कैन बाय इफ यू वांट टू बाय। बच्चे ये सब्जेक्ट काफी क्या हो रहा है? What? अच्छा, ओके ओके, आई एम नॉट अवेयर। बच्चे सब्जेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हम पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर ही तो पढ़ रहे हैं। और अमितेश ने पूछा है कि सीपीसी हमारे बैच में कौन पढ़ाएगा, तो सेपरेशन ऑफ पावर है, तो दैट पावर इज नॉट वेस्टेड विद द फैकल्टी टू डिसाइड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सेंटर की कौन सा सेंटर होगा? एट प्रेजेंट वी आर रनिंग टू सेंटर, दिस एंड प्रयागराज इन जुडिशरी, तो कौन सा टीचर किस सेंटर पे पढ़ाएगा एंड विच सब्जेक्ट एंड विच बैच में, इट इज द पावर विच इज वेस्टेड विथ मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर है, मोंटेस्क्यू का कॉन्सेप्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट यूज टू डिसाइड विच, ये डिसाइड करेंगे कि हु यूज टू टच विथ सब्जेक्ट, है ना? टीचर का बस इतना काम होता है कि जो सब्जेक्ट उसे दिया जाए उसे ईमानदारी से पढ़ाए, दैट्स इट, और आपका प्रॉब्लम अनएड्रेस ना रहे, दैट इज ओनली द थिंग। यस, ही हैज एक्सप्लेन दैट कि अगर मर्जर होगा तो क्या इल कॉन्सिक्वेंस होगा। ही सेड दैट कि अगर हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एक्सिक्यूटिव दोनों को मिक्स कर देते हैं, लेजिस्लेचर रूल बनाएगा, एक्सिक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करेगा, तो आपको नहीं लगता है कि इनके बीच में कंसेंसस होकर ऐसा रूल बनाएंगे कि इजीली इम्प्लीमेंट हो जाए, या कुछ रूप होल रखेंगे ताकि आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाए? यस, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव को हम मर्ज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू इट विल लीड टू डेपोटिज्म, इट विल लीड टू डेपोटिज्म ऑफ एक्सिक्यूटिव,
डेपोटिज्म का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, यानी एक इंसान जिसके पास बहुत सारी पावर है। तो अगर हमने लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव विंग को मर्ज कर दिया तो क्या होगा, लेजिस्लेचर ऐसा कानून बनाएगा जिसे वेरी इजीली इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा, या इंप्लीमेंटेशन में कुछ लूप होल होगा तो हम कानून को चेंज कर देंगे। इट मीन्स मिली भगत से गवर्नमेंट लग चल सकती है। तो होगा क्या, अल्टीमेटली पावर विल बी वेस्टेड इन वन पर्सन, जिसको हम बोलेंगे डेपोटिज्म ऑफ एक्सिक्यूटिव। डेपोटिज्म मीन्स एनी पर्सन हैविंग ग्रेट पावर। तो जो अगर हम मर्जर करें legislative and executive organ of the government, that will lead to nepotism. Nepotism means such a person or leader who have great power, who have great power. Similarly, अगर हम लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ऑर्गन को मर्ज करें, ये रीजनिंग दे रहे हैं मॉन्टेस्क्यू कि अगर हमने मर्जर किया, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं किया, तो व्हाट इल कॉन्सिक्वेंस विल बी देयर। ही सेड दैट इफ वी मर्ज, यूनियन अगर हम करें जुडिशरी, अगर हम मर्ज करें जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव को, ये यूनियन का साइन है, यूनियन मतलब मर्जर। ये यूनियन जैसे हम मैथ्स में जो इस्तेमाल करते होते थे यूनियन सेट्स में, एग्जाम में मत लिखना, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज यूनियन मतलब मर्जर। अगर हम जुडिशियल विंग को और एक्सिक्यूटिव विंग को मर्ज करें तो हम सेफगार्ड नहीं कर पाएंगे लोगों की राइट को। इट विल नॉट सेफगार्ड राइट्स ऑफ द पर्सन, राइट्स ऑफ द पर्सन। क्योंकि अगर जुडिशरी इंप्लीमेंट नहीं लॉस कर पाएगी, डिस्प्यूट होगा, अल्टीमेटली जाएगा जुडिशरी में, एंड इफ देयर इज अ कंसेंसस बिटवीन दीज टू, तो ऑब्वियसली लोगों की राइट वायलेट होगी। So individual's right against state will not be safeguarded in case there is a merger of judiciary and executive. तो ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन लिबर्टी बेस्ट सेफगार्ड तभी होगी when there is no concentration of power. By giving the example, what Montesquieu says that human liberty can be best guarded if there is no concentration of power, it means there is separation of power. तो पहला एस्पेक्ट मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी यही है कि ह्यूमन लिबर्टी को अटेन करने के लिए व्हाट इज द वन मैकेनिज्म, इट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। देयर शुड नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ पावर आइदर टू अ सिंगल पर्सन और टू एन इंडिविजुअल। Amitesh, you are in, Aniket, you are in which semester? It's good, no? If you begin early, so you'll complete early. That is a true thing. आप देखोगे आजकल के बच्चे they are preparing beforehand. Even in college they used to start. That is a very good approach. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम कॉलेज करने के बाद आते हैं तो 2 से 3 साल, 1-2 साल तो बस समझने में सिस्टम ही चला जाता है। बहुत बार मिसगाइड होते हो, ये पढ़ें ये ना पढ़ें, यहाँ ज्वाइन करें वहाँ करें, क्या करें ना करें। बट इफ यू हैव स्टार्टेड अर्ली तो कॉलेज में भी आप अच्छा स्कोर करोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लॉ की, और अभी जब आप कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहे होते हो, यू हैव नो प्रेशर, तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हो। क्योंकि जिन बच्चों का कॉलेज कंप्लीट हो गया होता है, अमितेश, तलवार लटकती रहती है, पेरेंट तलवार लटकती रहती है ना,
पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, अपने अंदर का भी प्रेशर होता है कि एग्जाम नहीं निकला, देन व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, है ना। चीजें इतनी महंगी हो रही हैं, थिंग्स आर टफ। और आजकल राइड वाले जितने भी भैया आते हैं वो बोलते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा राइड कहाँ बुक हो रही है, स्टेशन की बुक हो रही है, यानी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम दिल्ली। दैट इज ट्रू। देखो, आप देखो अपनी क्लास में देखो ना, जुडिशरी के कितने बच्चे थे प्रायर टू जजमेंट, और अब देखो कुछ घर चले गए, कुछ कोर्ट्स में शिफ्ट हो गए, कुछ केवल लाइब्रेरी में बंद होकर रह गए, एंड वेरी फ्यू आर देयर हु आर रेगुलर टू द क्लास। दैट इज ट्रू। तो दिल्ली से बहुत लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स। हाँ, यस एग्जैक्टली। हाँ, ये, हाँ, यस यस, हाँ यस। फ्यूल क्राइसिस से बहुत सारे लोग घर, भाई देखो अगर किलो के हिसाब से गैस मिल रही है, और इवन माई सेल्फ हैज परचेज एलपीजी सिलेंडर इन 7,000, 7,000 में खरीदा था उस वक्त जब एकदम शुरू हुआ था, उसके दूसरे दिन ही खत्म हो गई। इंडक्शन पे इट यूज टू टेक टाइम, और चपाती कैसे बनेगी। तो और आई हैव नो, मैंने मुझे लगा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं विशियस साइकिल में फंस जाऊंगी। अदरवाइज तो मैंने अपने नाम में कनेक्शन नहीं करा लिया होता। हु वॉज नोइंग, मुझे भी लगा था जब मैं आई थी दिल्ली कि एज आई वॉज नोइंग, मुझे लगता था थोड़ा ठीक ठाक लॉ आता है। तो द डे आई हैव स्टेप्ड आउटसाइड, मैंने आते ही सबसे पहले अपना रिज्यूमे दिया था कि मैं पढ़ाऊंगी भी और खुद भी एग्जाम दूंगी, एंड दैट वर्कड। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विथ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन, उसकी बेरट आपके हाथों में होती है। दैट गिव मी द अपॉर्चुनिटी। और उस वक्त आई वॉज राइटिंग माई यूपीएससी का मीन्स, और मेरा राजस्थान निकल गया था, तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी था कि कॉलेज से निकलते ही आई एम टीचिंग, आई एम गिविंग एग्जाम, तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसी चक्कर में निकल भी रहा था इंटरव्यू, मेंस, पीटी। तो उस चक्कर में इतने साल बीत गए, मुझे लगा नहीं था कि यहीं होके रह जाऊंगी। अदरवाइज जितना रेंट में किराया दिया है, जितना राइड में ये ऑटो वाले भैया को या राइड में बुक किया है, उतने में तो अपना खुद का एक छोटा सा घर, एक छोटी सी गाड़ी और सब कुछ आ गया होता है ना। और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द राइड इन दिस एरिया, है ना। इन 2017 it was started here in Mukherjee Nagar. Uber, that I have used. I was the first passenger, है ना, क्योंकि मुझे पहली राइड फ्री मिली थी। तो लेकिन वही है, नोबडी नोज, हम आते तो हैं सोच के कि एक साल में वाइंड अप करके चले जाएंगे, बट हु नोज डेस्टिनी में क्या लिखा है, और विशियस सर्किल में फंस के रह जाएंगे। बट ट्राई टू फिनिश इट अर्ली, है ना। देयर इज अ सेइंग कि अगर जल्दी सिलेक्शन होगा नहीं तो आपकी सफलता पे उतराएगा कौन, आपको गले से लगाएगा कौन। क्योंकि हमारे पास टाइम है, दिस इज हार्श रियलिटी, लेकिन पेरेंट्स के पास अब टाइम नहीं है। ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट दैट इज ट्रू। तो जितने जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा उतना सब कुछ अच्छा, हम कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट इज नॉट देयर इन अवर हैंड। अल्टीमेटली वही होगा जो डेस्टिनी में लिखा होगा, नथिंग वर्क्स बियॉन्ड दैट। पहले मैं भी नहीं मानती थी, जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे लगता था लक क्या होता है, ऐसे ही लोग लक बात करते हैं, कुछ होता होता नहीं है। आई वॉज नॉट द बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, बट अब लगता है नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लक, समथिंग कॉल्ड एज डेस्टिनी, जो आपकी 99% को भी जीरो बना सकता है इफ दैट इज नॉट रिटन, दैट इज ट्रू, है ना। तो इसीलिए काम करना हमारा धर्म है, बाकी तो वॉट एवर इज रिटन इन अवर फेट दैट विल हैपन। तो दिस वॉज वन ऑफ द एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ही सेड दैट देर आर थ्री करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला एस्पेक्ट बता दिया कि ह्यूमन लिबर्टी को अटेन करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर इज मस्ट। Second aspect of Montesquieu theory is that there must be three corresponding organs of the government. और कौन कौन सी ऑर्गन्स होंगी, वी ऑल नो, इट इज लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये मॉन्टेस्क्यू ने अपने थ्योरी में भी बताया है कि देर मस्ट बी थ्री करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी।
and third aspect of his theory is to uphold and protect liberty. ये जो तीनों organs हैं, they should work in separate branches to uphold and protect public liberty. जितने भी हमारे तीनों ऑर्गन्स हैं, जितने भी तीन फंक्शंस है गवर्नमेंट के, they should work independently in their separate branch. So this was the third aspect of theory of Montesquieu. Montesquieu की थ्योरी से हमें ये समझ में आ रहा है, he talks about absolute separation of power. He talks about absolute division of power. और इनका मानना था कि ह्यूमन लिबर्टी को, इंडिविजुअल लिबर्टी को अचीव करने के लिए केवल एक ही मैकेनिज्म है, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर. इसलिए हिज थ्योरी इज सब्जेक्टेड टू मैनी क्रिटिसिज्म. तो देख लेते हैं क्यों क्रिटिसिज्म किया गया. पहले तो ही हैज टॉक्ड अबाउट एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर, जबकि इन रियलिटी क्या है, इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जब लेजिस्लेचर कानून बनाएगा ही नहीं तो जुडिशरी उसको इंटरप्रेट क्या करेगा, एक्सिक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट क्या कराएगा. तो देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गन. लेकिन मॉन्टेस्क्यू टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर. दूसरा मेन रीजन क्या था क्रिटिसिज्म ऑफ हिज थ्योरी का, कि ही सेज दैट देयर इज ओनली वन मैकेनिज्म टू अचीव person's liberty at its best. इनका मानना था कि लोगों की लिबर्टी हम तभी इंश्योर कर पाएंगे व्हेन देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर. क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा, अकॉर्डिंग टू हिम, इफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज देयर, then that will result to gross violation of the rights of the person. So this was the main reason behind criticism of Montesquieu theory.